अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी उतनी ही है बट टैक्सेस बढ़ गए हैं तो इसका इफेक्ट पड़ेगा पीजेंट्स पर और इसीलिए रिबेलियन मूवमेंट उभरने शुरू हुए। मनसबदार्स के दो काम होते थे, पहला तो था टैक्स कलेक्ट करना और दूसरा था एक रिजर्व आर्मी मेंटेन रखना वॉर के लिए। और फिर अकबर के ग्रेट ग्रैंडसन औरंगजेब ने जजिया को दोबारा से रिवाइव कर दिया। जजिया की वजह से हिंदूज औरंगजेब और मुगल्स के खिलाफ हो गए थे। पहले आया बहादुर शाह जफर। 1712 में जहादर शाह ने बहादुर शाह को असेसिनेट किया और थ्रोन कैप्चर किया। फिर 1713 में फरूख शाह ने जहादर शाह को मारा और थ्रोन कैप्चर किया। फिर 1719 में सैयद ब्रदर्स ने फरूख सियार को मारा और महमूद शाह को एम्परर बनाया। 1757 के बाद ही दिल्ली के डी फैक्टो रूलर बन गए थे मराठे, बट उन्होंने एक पपेट मुगल रूलर रेड फोर्ट में बिठा रखा था। 1707 में मुगल एम्पायर अपने पीक पे था, जिसमें एक्सट्रीम साउथ को छोड़कर पूरा इंडिया मुगल्स के अंडर था। बट वही मुगल एम्पायर 1757 में सिर्फ रेड फोर्ट तक सिमट कर रह गया था, वो भी मराठों की हेजमनी के अंडर। 1526 एडी के बाद इंडिया में अगर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी कोई थी तो वो थी मुगल डायनेस्टी। बट 1707 के बाद मुगल डायनेस्टी कमजोर होने लगी थी और मराठों के रूप में एक नई स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी उभरने लगी थी। 1707 में लास्ट स्ट्रॉन्ग मुगल रूलर औरंगजेब की डेथ हुई, जिसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग रूलर मुगल्स को नहीं मिला। ये पहला रीजन था मुगल्स के डिक्लाइन का। सेकेंड रीजन था वीक इकोनॉमी ड्यू टू एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। मुगल्स प्राइमरली नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित थे, बट औरंगजेब ने अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहा डेक्कन में यानी साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में औरंगजेब को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला मराठों के रूप में। ऑल्दो औरंगजेब इवेंचुअली बीजापुर और गोलकुंडा जैसे कुछ रीजन्स को कैप्चर करने में कामयाब हुआ था, बट औरंगजेब ने 50 साल बिता दिए मराठों के साथ लड़ाई लड़ने में और बदले में उसे कुछ खास नहीं मिला। सो ये वॉर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए। इसीलिए जब औरंगजेब की डेथ हुई तो अपने पीछे एक वीक इकोनॉमी छोड़ के गया था। थर्ड रीजन था राइज ऑफ रिबेलियंस ड्यू टू वीक इकोनॉमी एंड डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि औरंगजेब ने लगभग 50 साल बिता दिए मराठों के साथ युद्ध लड़ने में। अब इस दौरान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इंक्रीज करने में कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, बट वॉर्स की वजह से एक्सपेंस तो इंक्रीज हो ही रहा था। सो इस एक्सपेंस को फुलफिल करने के लिए टैक्स इंक्रीज किया गया। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी उतनी ही है बट टैक्सेस बढ़ गए हैं तो इसका इफेक्ट पड़ेगा पीजेंट्स पर और इसीलिए रिबेलियन मूवमेंट उभरने शुरू हुए। जाट रिबेलियन इन वेस्टर्न अवध रीजन एंड जयपुर रीजन, राजपूत रिबेलियंस इन राजपूताना रीजन, ये सारे रिबेलियन मूवमेंट्स उस टाइम पीरियड के दौरान स्टार्ट हुए थे। अब औरंगजेब के टाइम तक तो वो इन रिबेलियंस को क्रश करने में कामयाब हुआ, बट लेटर मुगल रूलर्स इन रिबेलियन मूवमेंट्स को हैंडल नहीं कर पाए। फोर्थ रीजन था डिक्लाइन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को समझने से पहले हमें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा। सो उस वक्त मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल लैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक तो था खलीसा लैंड यानी रॉयल लैंड, यहाँ पर रॉयल टैक्स ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे टैक्स कलेक्शंस के लिए, और दूसरा था जागीर लैंड, यहाँ पर मनसबदार्स अपॉइंट किए जाते थे। मनसबदार्स के दो काम होते थे, पहला तो था टैक्स कलेक्ट करना और दूसरा था एक रिजर्व आर्मी मेंटेन रखना वॉर के लिए। जितना टैक्स वो कलेक्ट करते थे उसका कुछ हिस्सा उन्हें मिलता था आर्मी मेंटेन करने के लिए। हर मनसबदार को उसके एरिया के हिसाब से ऑर्डर दिए जाते थे कि आपको इतने नंबर ऑफ फोर्सेज और इतने नंबर ऑफ सोल्जर्स रखने हैं अपनी आर्मी में। अब वैसे तो करप्शन हमेशा से ही रहा है इंडिया में, बट औरंगजेब के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज औरंगजेब के साउथ में एक्सपेंशन के साथ ही स्टार्ट हुआ था मनसबदारी क्राइसिस। दरअसल वीक होती इकोनॉमी को देखते हुए औरंगजेब ने अब ज़्यादा ज़मीन खलीसा लैंड के अंदर ले ली थी और अब जिस एरिया को वो कैप्चर करता वहाँ के नोबल्स को भी मनसबदारी देनी पड़ती थी और खुद मुगल सल्तनत के नोबल्स भी बढ़ रहे थे। सो औरंगजेब के टाइम पीरियड में ज़्यादा मनसबदार्स रिलेटिवली कम जागीर के लिए लड़ रहे थे और इसीलिए उस वक्त स्ट्रॉन्ग बिग मनसबदार्स की जगह पर कई सारे छोटे छोटे मनसबदार्स रह गए थे। अब इन छोटे छोटे मनसबदारों ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए ज़्यादा करप्शन करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मनसबदार को 500 हॉर्सेज मेंटेन करने का ऑर्डर था तो वो उसकी जगह पे सिर्फ 200 हॉर्सेज ही मेंटेन करता। इस करप्शन की वजह से मुगल आर्मी वीक होती गई और वो टाइम बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था बिकॉज औरंगजेब ने हमेशा एक्सपांशनिस्ट पॉलिसीज को अपनाया। हर टाइम वॉर की सिचुएशन रहती थी और ऊपर से अगर मिलिट्री वीक है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मनसबदारी क्राइसिस सबसे बड़ा रीज़न बनी मुगल्स के डिक्लाइन का बिकॉज वीक मिलिट्री का फ़ायदा उठाकर मराठों ने मुगल्स का एक बहुत बड़ा एरिया कैप्चर किया और लोकल लीडर्स ने भी मुगल से अलग अपनी रियासतें स्थापित की। फिफ्थ रीजन था सोशो रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने टेन्योर के लास्ट डेकेड में जजिया को इंट्रोड्यूस किया था। ऑल्दो मुगल्स के आने से पहले भी जजिया इम्पोज था इंडिया में। दरअसल जजिया एक तरह का टैक्स होता था जो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, बट तीसरे मुगल रूलर अकबर ने जजिया को अबोलिश कर दिया था और फिर अकबर के ग्रेट ग्रैंडसन औरंगजेब ने जजिया को दोबारा से रिवाइव कर दिया। जजिया की वजह से हिंदूज औरंगजेब और मुगल्स के खिलाफ हो गए थे, जिसकी वजह से लेटर मुगल्स के दौर में मुगल एम्पायर वीक होता गया।
रीजन था एलिनेशन ऑफ हैदराबाद, अवध एंड बंगाल। 1707 के बाद मुगल एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था और इसीलिए 1707 से 1719 के बीच 4 मुगल रूलर्स बदले। पहले आया बहादुर शाह जफर। 1712 में जहादर शाह ने बहादुर शाह को असिसिनेट किया और थ्रोन कैप्चर किया। फिर 1713 में फरूख शाह ने जहादर शाह को मारा और थ्रोन कैप्चर किया। फिर 1719 में सैयद ब्रदर्स ने फरूख सियार को मारा और महमूद शाह को एम्परर बनाया। सैयद ब्रदर्स के इंटरवेंशन से आसिफ जहां वन यानी निजाम उल मुल्क खुश नहीं थे। इसका रीजन था कि सैयद ब्रदर्स तुरानी फैमिली से बिलोंग करते थे। दरअसल मुगल्स में 3 नोबल फैमिलीज थी, तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी, और तीनों फैमिलीज में ही मनसबदारी और अदर ऑफिशियल पोस्ट को लेकर लड़ाई चलती थी। बिकॉज सैयद ब्रदर्स तुरानी फैमिली से बिलोंग करते थे और आसिफ जहां ईरानी फैमिली से, तो सैयद ब्रदर्स का इंटरवेंशन आसिफ जहां को पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने ईरानी और हिंदुस्तानी नोबल्स को एकजुट किया और सैयद ब्रदर्स को मार दिया। शुरुआत में आसिफ जहां महमूद शाह के वजीर बने और फिर 1724 में उन्हें हैदराबाद का गवर्नर बना दिया गया। ऑल्दो शुरुआत में आसिफ जहां मुगल एम्पायर के अंडर ही हैदराबाद का गवर्नर था, बट धीरे धीरे उसने हैदराबाद को मुगल एम्पायर से अलग कर लिया और खुद को हैदराबाद का एम्पायर घोषित कर दिया और इसीलिए उसे टाइटल दिया गया निजाम उल मुल्क। सिमिलरली मुर्शिद कुली खान को 1717 में बंगाल प्रोविंस का गवर्नर बनाया गया था, बट धीरे धीरे उसने बंगाल को मुगल एम्पायर से अलग कर लिया और खुद को बंगाल को एम्पायर घोषित कर दिया। इसी तरह 1722 में सदत अली खान को अवध का गवर्नर बनाया गया था और उसने भी धीरे धीरे अवध को मुगल एम्पायर से अलग कर दिया और खुद को अवध का एम्पायर घोषित कर दिया। सो हैदराबाद, बंगाल और अवध के मुगल एम्पायर से अलग होने के बाद मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा वीक हो गया। 7th रीजन था अफगान्स एंड मराठा इन्वेजन। औरंगजेब ने 50 साल तक मराठों को इन्वेड किया, इसीलिए औरंगजेब की डेथ के बाद मराठों ने मुगलों को इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया और मराठे सबसे बड़ा थ्रेट बन के उभरे थे मुगलों के सामने। बट फरूख सियार ने जल्दी ही मराठों के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली। इस ट्रीटी के तहत मुगलों ने मराठों को उनकी टेरिटरी पे हमला ना करने के बदले में उनके रेवेन्यू का कुछ हिस्सा देने का ऑफर दिया और इस ऑफर को मराठों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। बिकॉज मराठों का नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उन्हें तो सिर्फ लूट से मतलब था। और दिल्ली आते, यहाँ खजाना लूटते और वापस चले जाते। जब उन्हें लगा कि अब बिना इन्वेजन के ही फ्री में पैसे मिलेंगे तो उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और दिल्ली को इन्वेड करना बंद कर दिया। बट 1730s के बाद अफगान इन्वेडर्स ने दिल्ली को इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को इन्वेड किया और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने। सो इस कॉन्स्टेंट इन्वेजन की वजह से मुगल एम्पायर बिल्कुल वीक हो चुका था और अब दिल्ली की सोजनिटी को लेकर अफगान्स और मराठों के बीच में जंग स्टार्ट हुई। 1757 में मराठों ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और आलमगीर II को मुगल एम्पायर बनाया। 1757 से 1761 तक अफगानों और मराठों के बीच में वॉर चला और फाइनली 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अफगानों ने मराठों को हरा दिया, जिसके बाद दोनों के बीच एक ट्रीटी साइन हुई जिसके तहत सतलुज रिवर को मराठों और अफगानों की बाउंड्री बनाया गया। 1757 के बाद ही दिल्ली के डी फैक्टो रूलर बन गए थे मराठे, बट उन्होंने एक पपेट मुगल रूलर रेड फोर्ट में बिठा रखा था। 1707 में मुगल एम्पायर अपने पीक पे था, जिसमें एक्सट्रीम साउथ को छोड़कर पूरा इंडिया मुगल्स के अंडर था। बट वही मुगल एम्पायर 1757 में सिर्फ रेड फोर्ट तक सिमट कर रह गया था, वो भी मराठों की हेजमनी के अंडर।